नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 11 जनवरी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स और क्वेश्चंस को। दोस्तों, ये जो लेक्चर होता है ये दो भागों में होता है। एक तरफ हम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और दूसरी तरफ हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपका किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर के किसी भी टॉपिक को लेकर एक कंप्लीट कवरेज हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला टॉपिक है, पहला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला। तो याद रखिएगा कि सबसे स्वच्छ शहर 2023 में इंदौर और सूरत हैं। ध्यान रखना है कि 2016 में 15 फरवरी से स्वच्छता के लिए ये पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था शुरू की गई है और तब से लगातार इंदौर अकेला नंबर 1 आ रहा था। 2023 में इंदौर की बराबरी की सूरत ने और इंदौर और सूरत भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में माने गए हैं। अगर हम बात कर लें दोस्तों मध्य प्रदेश में, तो भोपाल जो है वो 5वीं रैंक प्राप्त करने वाला शहर है 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण में। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए पुरस्कार की व्यवस्था 15 फरवरी 2016 से शुरू की गई है। तब से लगातार प्रतिवर्ष राज्यों में प्रत्येक जिले को उनकी व्यवस्था के आधार पर चुना जाता है और यहाँ 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहरों में इंदौर और सूरत है। अब शहर में तो इंदौर और सूरत हो गए, राज्य की बात करें तो याद रखिएगा देश का सबसे स्वच्छ राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। स्वच्छता में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है और छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है। बराबर दोस्तों, इसके अलावा महाराष्ट्र में जो नवी मुंबई है दोस्तों वो तीसरे नंबर पर सबसे स्वच्छ शहर की सूची में शामिल है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां देखिए कि स्वच्छता सर्वेक्षण जो है दोस्तों उसको लेकर आपको ये पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर 2014 जब गांधी जी का पहला वर्ष था प्रधानमंत्री के तौर पर, उस समय गांधी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी। काय की घोषणा की थी? स्वच्छ भारत अभियान की। अब ये जो स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी, जिसके तहत ये किया गया था कि 2 अक्टूबर 2019 को जब गांधी जी की 150वीं जयंती होगी तब तक भारत को स्वच्छ करना है। तो इन 5 वर्षों में हमने स्वच्छता के क्षेत्र में भारत में क्रांतिकारी बदलाव देखा है। हमें स्वच्छता का स्तर जिस हिसाब से हमें बढ़ते हुए दिखा है वो सच में देखने लायक है भारत में, जिससे पूरा विश्व जो है वो प्रेरणा ले रहा है। और खासकर इंदौर जैसा शहर जिसने स्वच्छता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। और लगातार 7वीं बार इंदौर जो है वो स्वच्छता में नंबर 1 आया है। 2019 में हम लोग स्वच्छ भारत के तौर पर हैं और 2014 से इस अभियान को शुरू किया गया था। यह ध्यान रखिएगा कि संत गाडगी जी जो हैं इनको आप स्वच्छ भारत अभियान का जनक कहते हैं। ये विचार संत गाडगी जी का रहा स्वच्छ भारत का, जिसे बोल सकते हैं वैश्विक भारत पर एक अभियान के तौर पर शुरू किया गया दोस्तों। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये अभियान शुरू हुआ, उसके बाद से हमारे देश में स्वच्छता को लेकर, शौचालय को लेकर खुले में चर्चा शुरू हुई और हमने पिछले कई वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ शौचालय बनाए, जिससे कि भारत में कई सारे शहर गांव शौच मुक्त हो चुके हैं दोस्तों, जो एक बहुत बड़ा बदलाव है जो वैश्विक स्तर पर भारत को लेकर एक दृष्टिकोण को बदल रहा है कि भारतीय जब किसी चीज को लेकर ठान लेते हैं, जुट जाते हैं, तो उसके बाद वो कर रहते हैं। 2016 में जब स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार देना शुरू किया था उस समय याद रखिएगा 105 वर्ष की कुंवर बाई, 105 वर्ष की थी कुंवर बाई, इसका शुंभकर बनाया गया था। तो कुंवर बाई जो थी वो इसके शुंभकर रही दोस्तों। उसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि जब आप स्वच्छ भारत अभियान का लोगो देखते हैं तो उसमें आपको गांधी जी का चश्मा दिखता है और उसमें स्वच्छ भारत लिखा होता है और नीचे लिखा होता है स्वच्छता की ओर एक कदम। तो ये जो लाइन है स्वच्छता की ओर कदम वाली टैग लाइन जो है वो टैग लाइन दी है भाग्यश्री जी ने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा भाग्यश्री जी ने ये टैग लाइन दी है। जबकि गांधी जी के चश्मा जिसमें स्वच्छ भारत लिखा है दोनों तरफ, वो जो चश्मे वाला लोगो है वो दिया है अनंत खसबरदार ने। अनंत खसबरदार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस लोगो को तैयार किया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा लोगो तैयार अनंत खसबरदार ने किया है, भाग्यश्री जी ने वो टैग लाइन दी है। कुंवर बाई जो थी वो पहली शुंभकर के तौर पर गई और गाडगी जी महाराज को इसका जनक कहा जाता है। इंदौर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर रहा है, 7वीं बार लगातार स्वच्छ भारत में इंदौर प्रथम आया है, जिसमें इंदौर की जनता का बहुत बड़ा श्रेय है। इंदौर के नगर निगम हो, नगर पालिका हो, इंदौर का जो प्रशासनिक अमला हो, सभी लोगों ने इसमें काफी कहीं ना कहीं मेहनत की है, जिसका परिणाम ये हमें देखने को मिल रहा है।
अगला क्वेश्चन है, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? तो शेख हसीना जो है लगातार 8वीं बार बांग्लादेश के आम चुनावों में जीती है, जिसके बाद ये लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये विशाखापत्तनम में आयोजित होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और विशाखापत्तनम में जो मिलन 24 होगा दोस्तों, ये भारत की 1994 से जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत शुरू किया गया है, और इस बार इसका ये 11वां संस्करण है जो आयोजित किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें नॉर्थ ईस्ट के लुक ईस्ट पॉलिसी के जो ईस्ट के कंट्रीज हैं, जिसमें आप लोग बोल सकते हैं थाईलैंड के अलावा आप बोल सकते हैं इंडोनेशिया के अलावा एक नाम आता है आपका श्रीलंका, और श्रीलंका के अलावा एक नाम आप ले सकते हैं इसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और सिंगापुर। ये 4 राष्ट्रों के साथ भारत का ये संयुक्त नौसेना अभ्यास है दोस्तों, जिसका 11वां संस्करण आयोजित होने वाला है कहाँ? विशाखापत्तनम में। तो ये द्विपक्षीय समझौते के तहत देखें, संबंधों को सुधार के तहत देखें, रक्षा व्यवस्था में एक अभ्यास के तहत देखें, तो ये इंपॉर्टेंट पहल है सभी देशों की। अगला क्वेश्चन है, जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? अमन शहरावत ने जीता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संसद का बजट सत्र इस महीने की किस तारीख से शुरू होने वाला है? 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होगा। 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, और ये याद रखिएगा कि फिर फाइनली हम देखें 31 मार्च तक बजट पर अंतिम रूप से बहस संपन्न की जाएगी, और 1 अप्रैल से बजट शुरू हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा वित्तीय वर्ष होता है, ध्यान रखेंगे। बजट को लेकर प्रावधान की हम बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा बजट जो है वो बूजट शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। और अगर हम बात करें बजट की व्यवस्था संविधान में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द दिया गया है, ना कि बजट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिए बजट के लिए संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द है, बजट शब्द संविधान में नहीं लिखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों वाईकॉम 18 के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा समीर कुमार सिन्हा, जो वर्तमान में भारत के गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर है। 1994-95 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, असम मेघालय में इनकी पोस्टिंग रही है, और इन्होंने बोल सकते हैं अभी संयुक्त सचिव के तौर पर एक्सपीरियंस है, और अब इन्हें रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 11 जनवरी के करंट अफेयर के थे दोस्तों। अब हम टॉपिक्स को देखते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है आपका, मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात का उद्घाटन किया। दोस्तों जिस गुजरात मॉडल की हम व्यवस्था बात करते हैं, वो गुजरात मॉडल मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय गुजरात की स्थिति बहुत दयनीय थी, पिछड़ा था। 2003 में मोदी जी ने गुजरात में वाइब्रेंट जो समिट इसका प्रारंभ किया। ये एक प्रकार का इन्वेस्टर समिट रहा, जिसके माध्यम से वैश्विक स्तर के बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया जाता है और उनको गुजरात में उद्योगों में इन्वेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित किया जाता है। तो ये गुजरात वाइब्रेंट का दोस्तों 10वां एडिशन हुआ है, जिसका उद्घाटन गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसमें स्पेशल बात ये रही कि यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद जो थे उसके चीफ गेस्ट थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वाइब्रेंट गुजरात का जो समिट हुआ है हाल ही में, उसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो मोहम्मद बिन जायद जो यूएई के प्रेसिडेंट है दोस्तों। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि गेटवे टू दी फ्यूचर थीम रही इसकी। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाइब्रेंट गुजरात की थीम क्या रही? गेटवे टू दी फ्यूचर। इस थीम के आधार पर यह व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हो, बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हुए। मुकेश अंबानी जी का स्पेशल हम लोगों ने यहाँ पर जिक्र इसलिए किया दोस्तों, क्योंकि इन्होंने गुजरात में भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की है। इस सम्मेलन के दौरान अंबानी जी ने घोषणा की कि हम पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करेंगे गुजरात में। तो इस घोषणा के कारण हम इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और उनका नाम यहाँ पर किया है। इसके अलावा हम देखें अडानी समूह हो, अंबानी समूह हो, टाटा समूह हो, कई सारे उद्योगपति जो है वो इसमें शामिल हुए थे। लेकिन यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित हो रही भारत में पहली बार, अंबानी जी करवा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से मोदी जी का आइडिया रहा इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने का। और इस आइडिया को बाद भारत में कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर ये इस प्रकार के सम्मेलन होते हैं।
ताकि उस प्रदेश में इन्वेस्टर्स को बुलाया जाए और कहीं ना कहीं विकास की संभावनाओं को बताकर उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया जाए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है क्लासिकल सिंगर उस्ताद राशिद खां का निधन। याद रखिएगा कि कैंसर की बीमारी से उस्ताद राशिद खां लंबे समय से पीड़ित थे और इसके चलते ही एक अस्पताल में कोलकाता में इनका निधन हो गया है। पंडित भीमसेन जोशी जो है इन कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ने कहा था कि राशिद खान जो है ये भारतीय संगीत के भविष्य है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। 2022 में जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे उस समय उस्ताद राशिद खान को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2006 में जब कलाम साहब राष्ट्रपति थे तो इन्हें पद्मश्री मिला था। राशिद खान जी का जन्म हम देखें दोस्तों तो 1 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला टॉपिक है 17 से अधिक उत्पादों के लिए जीआई टैग। दोस्तों जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जीआई टैग जो होता है वो हाल ही में चर्चा में रहा है, क्योंकि 17 से अधिक उत्पादों को ये दिया गया हाल ही में, जिसमें उड़ीसा के, अरुणाचल प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के और जम्मू कश्मीर के उत्पाद हैं। अगर हम यहाँ देखें कि उड़ीसा के किन किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है तो वो पहले देख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि जीआई टैग होता क्या है, क्यों दिया जाता है, कितने समय के लिए दिया जाता है। लेकिन यहाँ देखो कि जीआई टैग मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है ये उड़ीसा के, अरुणाचल प्रदेश के, बंगाल के और जम्मू कश्मीर के 17 प्रोडक्ट्स को हाल ही में दिया गया है। यहाँ पर उड़ीसा के कब डांगड़ा शॉल जो है ये दोस्तों उड़ीसा का है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब डांगड़ा शॉल का संबंध किस राज्य से है, तो यहाँ पर उड़ीसा से है दोस्तों, ये याद रखिएगा। उड़ीसा के जो रायगढ़ और कालाहांडी क्षेत्र है यहाँ पर आपको एक जनजातीय समूह जिसका नाम है डोंगरिया, तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि डोंगरिया कोंद जो है ये उड़ीसा की जनजाति है और इसकी महिलाओं के द्वारा बुना जाता है, कढ़ाई किया जाने वाला शाल है। कौन सा शाल? कप डांगड़ा शॉल। ठीक है, चलिए अगला याद रखिएगा है लॉन्जिया सोरा पेंटिंग। लॉन्जिया सोरा पेंटिंग का संबंध भी दोस्तों उड़ीसा से है। ये पीवीटीजी है दोस्तों, मुख्य रूप से रायगढ़ जिले में होती है। घरों में मिट्टी की दीवारों पर ये चित्रित होती है, इसलिए इसको भित्ति चित्रों के तौर पर देख सकते हैं दोस्तों। इसमें लाल और मेहरून पृष्ठभूमि पर सफेद पेंटिंग दिखाई देती है, तो इसको भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा कोरपुट काला जीरा चावल, ये कोरपुट काला जीरा चावल उड़ीसा का है दोस्तों। इसे चावल का राजकुमार कहते हैं। काले रंग की चावल की किस्म है ये। सुगंध के लिए, स्वाद के लिए, बनावट के लिए, पोषण के लिए जाना जाता है। बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। कोरपुट के जो आदिवासी हैं उनके द्वारा ये उत्पादित होता है, इसीलिए इसे कोरपुट काला जीरा चावल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका दोस्तों सिमलीपाल काई चटनी। लाल चींटियों से बनी ये चटनी होती है जो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजन के तौर पर है। चींटियां सिमलीपाल जंगलों सहित मयूरभंज के जंगलों में पाई जाती है, तो इन लाल चींटियों से जो चटनी बनती है उसको सिमलीपाल काई चटनी कहते हैं, उड़ीसा की है। इसके अलावा नयागढ़ कांटे मुनी बैगन, तो बैगन भी ये जो है नयागढ़ कांटे मुनी बैगन जो है ये भी उड़ीसा के हैं और इनको भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इनकी इंपॉर्टेंट ये है कि ये कीटों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, न्यूनतम कीटनाशकों के साथ उगाए जाते हैं, थोड़े से कांटेदार होते हैं दोस्तों पौधे इनके जिनमें ये बैगन उगते हैं। तो इन सभी को उड़ीसा में बोल सकते हैं कि जीआई टैग मिला। इसके अलावा उड़ीसा का खजूरी गुड़, उड़ीसा का जो खजूरी गुड़ है दोस्तों वो खजूर के पेड़ से निकाला जाता है। प्राकृतिक स्वीटनर है, शक्कर के तौर पर इसको प्रयोग करते हैं, जो उत्पत्ति होती है गजपति जिले में उड़ीसा के। तो ये उड़ीसा के इंपॉर्टेंट जीआई टैग प्राप्त उत्पाद रहे दोस्तों। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में तंगेल साड़ी जो है इसको बोल सकते हैं जीआई टैग दिया है, तो एग्जाम में पूछेगा तंगेल साड़ी का संबंध किस राज्य से है? बंगाल से है। गारद साड़ी जो है इसका संबंध भी किससे? बंगाल से, इसको भी जीआई टैग मिला है। कोरियल साड़ी का संबंध भी बंगाल से, इसको भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा कालो नुनिया चावल भी बंगाल का है, तो इससे भी जीआई टैग मिला है। तो ये याद रख लीजिएगा, प्रोडक्ट्स को राज्यों से जोड़कर क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर सुंदरबन शहद जो है दोस्तों ये भी जीआई टैग प्राप्त है, बंगाल का उत्पाद है। गुजरात में देखें दोस्तों कच्ची खारक जो होती है इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर में रामबन अनारदाना को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा हम दोस्तों अगर बात करें भौगोलिक संकेतक होते क्या हैं, तो किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में बात करें हमारे देश में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन जो भी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है उसके द्वारा इसकी घोषणा कीते हैं। तो एग्जाम में याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि जीआई टैग का पंजीकरण किसकी देखरेख में होता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की देखरेख में होता है। उसमें भी कौन होगा? तो उसमें उद्योग और आंतरिक
व्यापार संवर्धन विभाग जो है उसके अंतर्गत आपको ये देखने को मिलता है। होता क्या है कि कोई भी वस्तु किसी न किसी क्षेत्र में बनती है तो वहां पर उसी के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है और उसी के नाम से उसकी पहचान बना दी जाती है, जिसको आप कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक पहचान एक तरीके से उसको दे दी जाती है, जिससे कि वो जो प्रोडक्ट है वो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो जाता है, उसकी बिक्री और उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। एक बार में 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है, उसके बाद उसको रिन्यू करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। 1999 का जो वस्तुओं के रजिस्ट्रेशन का एक्ट है हमारा, और जो WTO का जो ट्रिप्स समझौता है उसके अधीन जीआई टैग देने की व्यवस्था हमारे देश में चलती है। ठीक, यहां देखिए अगला है लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार। ध्यान रखिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है 2023 में, बोल सकते हैं योजना हो तथा वेब पोर्टल की जो व्यवस्था है उसमें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा इसको लॉन्च किया है। क्या कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, मतलब लोक प्रशासन के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को ये पुरस्कार जो दिया जाएगा, ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, केवल ये याद रखिएगा कौन देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद देखिए तेलंगाना में बाढ़ से पूरा पाषाणकालीन औजारों का पता लगा। दोस्तों याद रखिएगा तेलंगाना में अभी हाल ही में हम लोगों को बाढ़ देखने को मिली। इस बाढ़ के कारण कहीं ना कहीं बोल सकते हैं बहुत ज्यादा चीजें, मलबा यहाँ से वहां बहा है, जिसमें बहुत बड़े हद तक रेत का भी जमा हुआ है। और जब ये सूख गई और उसको हटाया जा रहा था तो वहां पर पूरा पाषाणकालीन क्वार्ट्जाइट के औजार मिले हैं। ये एक निश्चित तौर पर नवीन खोज है जिसमें इतिहास में एक बड़ा कदम देखा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो औजार मिले हैं वो कुल्हाड़ियां हैं। दोस्तों कुल्हाड़ियां कहाँ मिले हैं? तेलंगाना के मुलुगु जिले में मिले हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इनको नाम भी इसी के आधार पर दिया जाएगा। जीवाश्म जो मिले हैं उनका जब पता लगा है वैज्ञानिकों ने, तो पता लगा कि ये कुल्हाड़ी जो है वो प्रारंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल की है, जो लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी है। अगर हम निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें तो लगभग 23 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक पाषाण काल को आप देखते हैं, और इसी के तहत आपको ये इस प्रकार के जो हथियार हैं वो देखने को मिले हैं। समय के साथ साथ हथियारों में बदलाव आता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये हथियार जो थे वो लकड़ी संग्रह करने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए बनाए गए हथियार थे जो हमें मिले हैं हाल ही में। ठीक है, तो याद रखना है कि हथियार सारे के सारे कहां से मिले हैं? तेलंगाना से मिले हैं। अगला बोल सकते हैं टॉपिक है 2023 रिकॉर्ड स्तर पर सबसे गर्म। 2023 हर साल हम देखते हैं कि जब साल खत्म होता है तो तापमान के आधार पर पूरे महीनों का एनालिसिस करके एवरेज तापमान निकाला जाता है और उसका तापमान पिछले वर्षों से किया जाता है। तो 2023 में जब खत्म हुआ तो हाल ही में उसके तापमान का भी एनालिसिस किया गया और पता चला कि 2023 जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर सबसे गर्म वर्ष माना गया अब तक का। इसके पहले 2016 जो था वो सबसे गर्म वर्ष के तौर पर जाना गया था, रिकॉर्ड तोड़ गर्माहट उस समय देखने को मिली थी। अब 2023 जो है वो सबसे गर्म वर्ष के तौर पर है। 1850 से लेके 1900 के बीच की जो अवधि है उसमें अगर देखा जाए तो लगभग 1.48 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहा है 2023। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि 2023 में सामान्य से कितना ज्यादा तापमान ज्यादा पाया गया है तो 1.48 डिग्री, लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो ज्यादा रहा है। इसका मतलब गर्माहट जो है वो 2023 में ज्यादा रही है। इसके कारण बहुत सारे प्रभाव पड़े दोस्तों। गर्मी बढ़ गई है, बाढ़ की स्थिति बनी है, कई जगह पर सूखा भी बना है, कई जगह पर जंगल में आग भी लगी है। इसके अलावा भूमध्य सागर हो, मैक्सिको की खाड़ी हो, हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो, यहाँ के समुद्री क्षेत्रों में गर्म लहरें भी महसूस की गई जो कहीं ना कहीं तापमान के अंतर के कारण देखने को मिल रहा है। और 2023 में जो तापमान बढ़ा है इसमें एल नीनो की धारा का इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। एल नीनो की जो धारा है वो एक गर्म जल धारा है जो पेरू, दक्षिण अमेरिका का तट है पेरू, उसके पश्चिम में ये पनपती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसके कारण कहीं ना कहीं तापमान बढ़ने में भूमिका रही है। इसके अलावा प्रदूषण हो या फिर बोल सकते हैं जलवायु परिवर्तन की तरफ जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो सभी के सब इसके प्रति जिम्मेदार हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हरमन क्रूज हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर बने। ध्यान रखिएगा हॉकी इंडिया जो है इसने हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के तौर पर हरमन क्रूज को नियुक्त किया है। सितंबर 2024 तक हरमन क्रूज जो है इस पद पर रहेंगे। और याद रखिएगा कि ये यहाँ पर एजुकेशन पाथवे समेत हॉकी इंडिया के नेशनल जूनियर
और सीनियर गेम्स को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। तो पूछा जाएगा कि हरमन क्रूज है कहां के, तो ये नीदरलैंड के हैं दोस्तों, और 2 दशकों से ज्यादा का इनके पास कोचिंग का एक्सपीरियंस भी है। ये भारतीय पुरुष और महिला जूनियर टीमों के कोच भी नियुक्त रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये डच क्लब डैन बॉश लेडीज के भी मुख्य कोच रहे हैं। लगातार 8 बार इस टीम को इन्होंने यूरोपीय कप जिताने में मदद की है। 2016 से 23 तक बेलारूस की इंडोर और आउटडोर टीम के मुख्य कोच भी रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नीदरलैंड की इंडोर महिला टीम के कोच भी रहे हैं। नीदरलैंड टीम के मुख्य कोच के तौर पर भी इन्होंने लंबे समय तक काम किया है, तो अच्छा कोचिंग अनुभव है। निश्चित ही भारतीय हॉकी को इससे फायदा मिलने वाला है। अगला टॉपिक है दोस्तों, गैब्रियल अटल फ्रांस के पहले गे प्रधानमंत्री बने। गे वर्ड का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। हाल ही में हमने कहा था कि फ्रांस की जो प्रधानमंत्री रही एलिजाबेथ बोर्न, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2022 से फ्रांस की प्रधानमंत्री के तौर पर एलिजाबेथ बोर्न जो है वो काम कर रही थी, लेकिन हाल ही में इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रो, उन्होंने गैब्रियल अटल को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। ये 34 वर्षीय हैं, फ्रांस के सबसे युवा और पहले गे प्रधानमंत्री, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। पहले ये मैक्रो सरकार में शिक्षा मंत्री के तौर पर भी थे, लेकिन अब इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया है। नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, साउथ कोरिया में 110 साल बाद डॉग मीट पर बैन लगा दिया। दोस्तों सबको पता है कि कुत्तों का जो मांस होता है वो वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है और कई देशों में बहुत ज्यादा इसको उपभोग किया जाता है। लेकिन यहां पर साउथ कोरिया जो है उसने अपनी संसद से कानून बनाकर 110 साल बाद कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगा दिया। 110 सालों तक साउथ कोरिया में कुत्ते के मांस खाने की परंपरा चल रही थी और उसके बाद इसको बैन लगा दिया। कहा गया है कि अगर किसी ने इस कानून के खिलाफ जाकर कुत्ते का मांस खाया या बेचा या किसी भी प्रकार से उसमें लिप्त रहा तो उसे 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। हम देखें दोस्तों तो चीन हो, फिलीपींस हो, थाईलैंड हो, लाओस हो, वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, कंबोडिया हो, भारत के नागालैंड जैसे क्षेत्रों में भी कुत्ते के मांस का बहुत बड़े स्तर पर व्यापार होता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो इतने बड़े लेवल पर कुत्तों का व्यापार हो रहा है मांस का, तो उसको देखते हुए साउथ कोरिया ने इसको बैन लगाया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात हुई कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध की। नेक्स्ट टॉपिक है, दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी। दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी को हाल ही में अमेरिका के लॉस वेगास में जो सबसे बड़ा टेक इवेंट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो हुआ है 2024 का, उसके अंतर्गत जारी की गई है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो ये टीवी जारी की गई दोस्तों, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चर्चा फिर से चालू हो गई, इस पर बेस्ड है। देखने में टीवी ऐसी लगती है कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, ठीक। चलिए, तो ये हम लोगों ने बात की आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब 11 जनवरी 2024 के करंट अफेयर का ये डेटा रहा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ, नए करंट अफेयर के डेटा के साथ, नए प्रश्नों को लेकर आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।